हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीपीएससी या सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस करंट अफेयर के ही सीरीज में अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक ये वीडियो नंबर 5 आप लोग के लिए अपलोड किया जा चुका है, जिसमें मैंने कहा है कि मैं आप सभी के लिए हॉस्टल वार्डन के लिए टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर कराऊंगा, जिसमें से अभी तक मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक कराया, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये 200 क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका करंट अफेयर जो है छूटना नहीं चाहिए। तो ये करंट अफेयर सीरीज का ये हमारा पार्ट 5 है, वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 120 से लेके क्वेश्चन नंबर 150 तक के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। हाँ, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप हमसे जुड़ जाइए। हम वहाँ पे सभी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन दे देते हैं। किसी भी तरह का अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम वहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए लेट ना करते हुए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको इस वीडियो को एज अ टेस्ट देना है और चेक भी करना है कि अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो ये 30 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हो रहा है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री कौन है? श्री विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री हैं, श्री ब्रज किशोर अग्रवाल जो कि मंत्री हैं, श्री ओम प्रकाश चौधरी या फिर श्री विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री। ये चारों में से कौन वर्तमान में योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री ओम प्रकाश चौधरी, जिनको हम ओपी चौधरी भी कहते हैं। ठीक है, ये वर्तमान में इस प्रकार के मंत्री हैं। राइट, याद रखना। और ये जो है छत्तीसगढ़ के जो रायगढ़ है, रायगढ़ विधानसभा से ये चयनित हुए थे, निर्वाचित हुए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122वां। क्वेश्चन नंबर 122 है कि श्री विश्वभूषण हरिचंदन कार्यकाल के आधार पर प्रदेश के खाली स्थान पूर्णकालिक राज्यपाल हैं। कितने नंबर के पूर्णकालिक राज्य हैं श्री विश्वभूषण हरिचंदन हमारे छत्तीसगढ़ की? 5वें, 6वें, 7वें या फिर 8वें? बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जो है प्रदेश के 7वें पूर्णकालिक राज्यपाल हैं। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा में कुल कितने महिला विधायक का प्रतिनिधित्व है? कितने महिला विधायकों को चुना गया है इस बार के 6वीं विधानसभा के लिए? 14, 16, 18 या फिर 19? क्या इसका राइट आंसर है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 19 महिला जो हैं इस बार निर्वाचित हुई हैं 6वीं विधानसभा के लिए, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 124 नंबर का है कि छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किस निर्वाचन या फिर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। कुनकुरी, सामरी, प्रतापपुर या फिर बैकुंठपुर? किस क्षेत्र से, किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कुनकुरी। ठीक है, याद रखिए कुनकुरी जो कि जशपुर के अंदर है, वहीं से ये निर्वाचित हुए हैं, आपको बताना है। 125वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। अगर आप संविधान को पढ़े हैं अच्छे से या संविधान को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये प्रश्न जो है बहुत ही इजीली आपसे बनेगा। आर्टिकल 164, आर्टिकल 154, आर्टिकल 153 या फिर आर्टिकल 163 क्या होगा? तो भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधान जो है अनुच्छेद 164 में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 126वां है कि छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा किस निर्वाचन विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं? देखिए, सीएम तो श्री विष्णुदेव साय हो गए, लेकिन 2 उप मुख्यमंत्री का नियुक्ति इस बार हुआ है। ठीक है, कितने? 2 उप मुख्यमंत्री का नियुक्ति हुआ है। एक है श्री विजय
शर्मा और दूसरे जो हैं श्री अरुण साहू, 2 मुख्यमंत्रियों का नियुक्ति हुआ है। तो आपको बताना है कि विजय शर्मा जो है किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, लोरमी, खरसिया, कवर्धा या फिर जयजयपुर। बताना है आपको किस क्षेत्र से हुए हैं। तो श्री विजय शर्मा जो हैं कवर्धा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। इसी तरह अगला प्रश्न भी पूछ लिया गया कि छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव किस निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं, लोरमी, खरसिया, कवर्धा या फिर जयजयपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोरमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो इन दोनों के विधानसभा क्षेत्रों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ इनको ये भी याद रखना है आपको कि इनको कौन सा विभाग जो है प्रदान किया गया, कौन सा डिपार्टमेंट के इसको मंत्रालय या फिर मंत्री बनाया गया है। ठीक है, चलिए 128वां प्रश्न। 128 नंबर का प्रश्न है कि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, 164(1), 154(1), 153(1) या फिर इनमें से कोई। देखिए, भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के लिए तो हमने देखा कि 164 जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 164 है, उसके तहत मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है। लेकिन उप मुख्यमंत्री का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारे लिए राइट आंसर हो जाएगा। 129वां प्रश्न है कि उप मुख्यमंत्री या फिर कह लीजिए डिप्टी सीएम जो होते हैं का दर्जा किसके बराबर होता है, मुख्यमंत्री के बराबर होता है, संसदीय सचिव के बराबर होता है, विधानसभा स्पीकर या फिर कैबिनेट मंत्री, किसके बराबर उनकी दर्जा होती है, बताना है किसका, तो उप मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी सीएम का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री के बराबर इनकी जो है दर्जा होती है। ठीक है, याद रखिए कैबिनेट मिनिस्टर। चलिए 130वां प्रश्न। 130वां प्रश्न है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम कौन है। मतलब देखिए, सबसे पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से उप मुख्यमंत्री जो है चुने हुए नहीं आ रहे, बहुत जल्द से ही इनकी चुनाव हुआ है और इस बार तो 2 हो गए, श्री विजय शर्मा और अरुण साव, लेकिन इनसे पहले भी छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम चुने गए थे। कौन थे, श्री त्रिभुवनेश्वर शरण सिंह देव, जिसको टीएस शिवदेव भी कहते हैं, या फिर श्री चरणदास महंत, डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम या फिर श्री प्रकाश शक्राजीत नायक। बताइए कि पहले नंबर के डिप्टी सीएम कौन थे। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाएगा, एग्जाम में अभी तक इसको पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। टीएस सिंहदेव जो हैं ये छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम हुए थे, जो इससे पहले की जो कांग्रेस सरकार थी हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, उसी के अंदर इनको बनाया गया था। 131 नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ 6वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, अजय चंद्राकर को, बृजमोहन अग्रवाल को, डॉक्टर रमन सिंह को या फिर धर्मलाल कौशिक को। तो जो 6वीं विधानसभा का चुनाव जो हुआ, जो अभी जो 6वीं विधानसभा जो चल रहा है, इसके लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर रमन सिंह को, जो कि एक बीजेपी के हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132वां। 132 नंबर के प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष किन्हें बनाया गया है, आपको बताना है। आपको दोनों याद रखना है कि सत्ता प्रतिपक्ष के लिए अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो अध्यक्ष तो सत्ता पक्ष के लिए डॉक्टर रमन सिंह हो गए, और जो विपक्ष होता है उसके नेता का अध्यक्ष किसके नियुक्त किया गया या फिर नेता प्रतिपक्ष किसको नियुक्त किया गया, टीएस सिंहदेव, भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू या फिर चरणदास महंत। बताइए किसको बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष 6वीं विधानसभा के अंदर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री चरणदास महंत जी को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष। 133 नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल प्रदेश के एकमात्र सांसद तोखन साहू जी किस विभाग के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि बिलासपुर से नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ से नियुक्त होने वाले एकमात्र सांसद हैं तोखन साहू, जिनको एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, एक राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कौन सा राज्य मंत्री बनाया गया, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय या फिर जनजातीय कार्य मंत्रालय, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय जो है इनको दिया गया है तोखन साहू। और तोखन साहू हैं कहाँ के, तो ये बिलासपुर के हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 134वां। 134 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म नगर निगम और उससे सम्मिलित महापौर में सुमेलित नहीं है। ठीक है,
चलिए कमेंट करके पहले बताइए कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगर निगम हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नगर निगमों की संख्या कितना है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। नहीं पता है तो आप देख लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताइए, रिसाली नगर में नीरज पाल, जगदलपुर नगर निगम सफीरा, अंबिकापुर नगर निगम में अजय तिर्की, बिलासपुर नगर निगम में राम शरण यादव। कौन सा सुमेलित नहीं है नगर निगम और उनसे संबंधित महापौर से। ठीक है, तो जो नगर निगम होता है उसका जो सबसे प्रमुख होता है वो कौन होता है, महापौर होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिसाली नगर के लिए जो महापौर हैं वो नीरज पाल नहीं है। ठीक है कौन, तो श्रीमती शशि सिन्हा। ठीक है, श्रीमती शशि सिन्हा ये जो है रिसाली जो नगर निगम है उसके महापौर हैं। ठीक है, जगदलपुर के नगर निगम के सफीरा साहू राइट है, अंबिकापुर नगर निगम के महापौर अजय तिर्की राइट है, बिलासपुर नगर निगम का राम शरण यादव बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, जितने भी नगर निगम है छत्तीसगढ़ में उसमें से 5 जो नगर निगम हैं उनमें महिला महापौर जो है नियुक्त किए गए हैं, याद रखना। ठीक है, महिला महापौर की नियुक्ति हुई है 5 में। क्या पता क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है। कौन कौन से हैं, तो एक तो रिसाली हो गया, रिसाली में श्रीमती शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया। एक हो गया जगदलपुर जहाँ पे सफीरा साहू को नियुक्त किया गया है। इसके बाद 3 और कौन कैसे तो है, तो एक हो गया हमारा राजनांदगांव। ठीक है, 3 हो गया। इसके बाद रायगढ़ नगर निगम में भी महिला ही हैं और एक हो गया चिरमिरी। ठीक है, ये 5 नगर निगम ऐसे हैं जहाँ पे महिला महापौर जो है नियुक्त हैं। चलिए 135 नंबर का प्रश्न। 135वां है कि कोरबा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने वाले सांसद कौन हैं। ज्योत्सना चरणदास महंत, चिंतामणि महाराज, रूप कुमारी चौधरी या फिर राधेश्याम रठिया। कौन हैं आपको निर्वाचित कोरबा से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र से जो सांसद नियुक्त किए गए हैं आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योत्सना चरणदास महंत को जो हैं जो कि कोरबा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है कांग्रेस की हैं। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं ये। ठीक है, 136 नंबर का प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल प्रदेश के एकमात्र सांसद तोखन साहू जी किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं। सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ या फिर जांजगीर चांपा। तो तोखन साहू जो हैं जिनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको स्थान भी दिया गया है, मंत्रालय भी दिया गया और वो बिलासपुर बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। बी आंसर राइट है। ठीक है, 137 नंबर का प्रश्न। 137वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना किस जलाशय में की जाएगी। ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो कि प्रस्तावित है वो किस जलाशय में बनाई जाएगी। गंगरेल जलाशय में, तांदुला जलाशय, मरोदा जलाशय या फिर सिकासार जलाशय। क्या आंसर है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरोदा जलाशय। इसी पर छत्तीसगढ़ का प्रथम फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये क्रेडा के द्वारा। अच्छा ठीक है, ये मरोदा में आपको याद रखना है कि मरोदा जलाशय जो है यहीं पर बनाया जाएगा। और ये जो भिलाई स्टील प्लांट है ना हमारे छत्तीसगढ़ में, जो भिलाई के अंदर भिलाई स्टील प्लांट है उसके द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। किस लिए, तो कार्बन फुटप्रिंट में सुधार करने के लिए इसकी स्थापना की जा रही है मरोदा जलाशय में, जिसकी जो क्षमता होगी, इसकी क्षमता कितनी होगी भाई, तो 15 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी, आप सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जो छत्तीसगढ़ का पहला जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रस्तावित है। धमतरी जिला, बालोद जिला, दुर्ग जिला या फिर गरियाबंद जिला। तो ऊपर थोड़ा सा डिटेल तो मैं बता ही दिया कि और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो दुर्ग जिला में स्थित जो मरोदा जलाशय है उसी के ऊपर छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। राइट, चलिए 139 नंबर का प्रश्न। 139 नंबर का प्रश्न है कि देश का पहला एवं सबसे बड़ा सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज किस जिले में स्थापित किया गया है। ये एक अच्छा प्रश्न होगा क्योंकि देश का सबसे पहला बोल रहा है, देश का पहला और सबसे बड़ा सोलर एनर्जी बैटरी स्टोरेज किस
जिले में, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? राजनांदगांव जिला, कोरबा जिला, दुर्ग जिला या सूरजपुर जिला बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो राजनांदगांव जिला है उस राजनांदगांव जिले में ही इसकी स्थापना किया गया है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा? तो क्रेडा के द्वारा। ठीक है, क्रेडा के द्वारा। आप सभी के लिए क्वेश्चन, आप कमेंट करके बताइए कि क्रेडा का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, क्रेडा का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी को ये बताना है। और जो राजनांदगांव के अंदर जो बैरन की पहाड़ी है, ठीक है, राजनांदगांव के अंदर जो बैरन की पहाड़ी है, ग्राम भी अगर देखना है तो एक ग्राम का नाम है जिसका नाम ढाबा, जो ढाबा ग्राम है वहीं पर इसका स्थापना किया गया है। अगला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मनरेगा मजदूरी दर कितनी निर्धारित की गई है? ये एक अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बताइए कितना मजदूरी जो है मनरेगा के लिए प्रतिदिन के लिए निर्धारित किया गया है? रुपये 221 प्रतिदिन, 243 रुपये प्रतिदिन, 261 रुपये प्रतिदिन या फिर 289 रुपये प्रतिदिन? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में इसका जो है कितना है 243, 243 रुपये प्रतिदिन मजदूरी निर्धारित की गई है छत्तीसगढ़ के लिए। 141 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मनरेगा मजदूरी दर में पिछले वर्ष की तुलना में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? ठीक है, तो हमने तो देखा कि छत्तीसगढ़ में कितना 243 रुपये पर डे के हिसाब से मजदूरी की बात की गई है, लेकिन पिछले बार की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है? तो 22 रुपये की वृद्धि की गई है। परसेंटेज में देखा जाएगा तो 10% की वृद्धि जो है किया गया है पिछले बार की तुलना में। राइट, चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अच्छा, एक भी जान लीजिए कि देश में पहला कौन सा या फिर सबसे अधिक मजदूरी किस राज्य में दिया जा रहा है मनरेगा पर आधारित? तो हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में सबसे अधिक मजदूरी जो है दिया जाता है और दूसरे नंबर पे आता है गोवा। पहला हरियाणा और दूसरा गोवा, याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ का कितना 243 रुपये और 22 रुपये का इस बार की वृद्धि किया गया है। 142 नंबर का प्रश्न, 142वां प्रश्न है जो कि एक अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक योग में प्रस्तावित पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और जिला में सुमेलित नहीं है? ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, किसमें? पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। तो किस जिले में इसका मतलब यहाँ पे जो पंप स्टोरेज का प्रोजेक्ट का जो नाम लिखा गया है वो कौन से जिले से सुमेलित नहीं है, आपको पकड़ना है। ठीक है, सीकासार पंप स्टोरेज गरियाबंद, डांगरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट सूरजपुर, रौनी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जशपुर और कोटपल्ली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बलरामपुर। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सुमेलित नहीं है। डांगरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है ये सूरजपुर के अंदर नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा जसपुर में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? जसपुर के अंदर डांगरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है। ठीक है, टोटल 5 प्रोजेक्ट चलाया जाएगा जिसमें 4 तो यहाँ पे हो गया, 5वां आपको याद रखना है। तो हसदेव बांगो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, ये तो आपको पता चल ही गया। हसदेव का नाम बताया वहीं पे समझ में आ गया हो ये कहाँ है, तो कोरबा में। कुल 5 पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जो है चलाए जा रहे हैं। चलिए 143 नंबर का प्रश्न, 143 नंबर का प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए धान की एक नवीन औषधीय किस्म की विकसित किया है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर कोशिकाओं की रोकथाम में उपयोगी पाई गई है। उस किस्म का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ, संजीवनी, जीरा फूल या फिर विष्णुभोग? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न होगा, आपको इसका आंसर याद रहना चाहिए। तो ये जो धान की किस्म है उसका नाम है संजीवनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारे जो भारत में, ठीक है, हमारे भारत के अंदर, अच्छा चलिए इसको बताने से पहले मैं ये यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि जो, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए पूछता हूँ कि ये जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है इसके कुलपति वर्तमान में कौन है? ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि इसके कुलपति कौन है। हाँ, और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो भारत में कुल धान की कुल कितने किस्म हैं? तो 23,250 से अधिक। ठीक है, 23,250 से अधिक
तरह की धान की किस्म जो है हमारे इंडिया के अंदर उपलब्ध है और इस प्रकार से विश्व में दूसरा स्थान भारत रखता है। पहले नंबर पे धान की खेती में आप सभी को पता है कि ये फिलीपींस है और इस फिलीपींस में आपको 26,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, फिलीपींस में कितना, 26,000 से भी ज़्यादा धान की किस्में आपको देखने को मिलेगा और फिलीपींस पहले स्थान पर आता है किस्मों में। ठीक है, चलिए 144 नंबर का प्रश्न। 144 नंबर का प्रश्न है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय धान कार्यशाला में किस योगदान हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया है? धान की नवीनतम किस्में विकसित करने हेतु, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कार्य हेतु, धान में सर्वाधिक जर्मप्लाज संग्रहण हेतु, या फिर चौथा, उत्परिवर्तन प्रजनन के माध्यम से छत्तीसगढ़ के चावल की पारंपरिक किसानों की किस्मों में सुधार हेतु। आपको बताना इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर सी, धान में सर्वाधिक जर्मप्लाज संग्रहण हेतु। इसीलिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को दिल्ली में राष्ट्रीय धान कार्यशाला जो है वहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए 145 नंबर का प्रश्न। 145 नंबर का प्रश्न जो है आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा विपणन वर्ष 2024-25 के लिए मक्का का, ठीक है, मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? 1860 रुपये प्रति क्विंटल, 2090 रुपये प्रति क्विंटल, 2130 रुपये प्रति क्विंटल, या फिर 2225 रुपये प्रति क्विंटल। तो मक्का के लिए बात किया हूँ, कब के लिए? तो 2024-25 वर्ष फाइनेंशियल ईयर है, उसमें मक्का के लिए जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो 2225 रुपये। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 140 नंबर का प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए धान का, सामान्य धान की बात कर रहा हूँ, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? 2138 रुपये, 2203 रुपये, 2300 रुपये, या फिर 2320 रुपये। ठीक है, सामान्य धान के लिए 2300 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, कितना? 2300 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन अगर ग्रेड ए धान की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ग्रेड ए की अगर धान की बात करूँ तो उसके लिए 2320 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड ए के लिए, लेकिन सामान्य धान के लिए 2300 रुपये आपको याद रखना है। चलिए 147 नंबर का प्रश्न है जो कि अच्छे से आपको पढ़ना है और फिर इसका आंसर लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपको कर लेना है असत्य, असत्य उत्तर का चयन करना है, असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, असत्य कथन की चयन करना है। पहला कथन है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी की तिथि 1 नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक निर्धारित है। दूसरा है खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार द्वारा 148.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा सामान्य धान 2183 तथा ग्रेड ए जो धान है उसके लिए 2203 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। और चौथा विकल्प है प्रदेश में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी की जा रही है। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सही है उसी के अकॉर्डिंग हमको, मतलब यहाँ पे बताना है कि असत्य कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो कथन नंबर 3 और जो 4 है ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमको असत्य का चयन करना है। 1 और 2 वाला जो है ये दोनों गलत है, करेक्ट करूँगा अभी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि 1 और 2 जो है असत्य है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन में कराया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा क्यों गलत है, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले किसके लिए धान खरीदी की बात की गई थी, वो कब से कब तक है, तो 1 नवंबर 2023 से लेके कब तक, तो 4 फरवरी। ठीक है, 1 नवंबर 2023 से लेके 4 फरवरी 2024 तक धान खरीदी की गई थी। ठीक है, दूसरा इसलिए गलत हो गया क्योंकि कितने धान की खरीदी की गई थी, तो 144.92 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, इतना मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। तो अब ये दोनों को भी कर लेंगे तो चारों सही हो जाएगा। तो असत्य जो है ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही आंसर होगा, क्योंकि 1 और 2 विकल्प जो है असत्य था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की ओर। ठीक है, 148 नंबर का प्रश्न है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश सरकार के द्वारा कुल कितने क्विंटल धान की खरीदी की गई?
119.2 लाख मीट्रिक टन, 138.47 मीट्रिक टन, 144.92 लाख मीट्रिक टन या फिर 148.53 लाख मीट्रिक टन। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 2023-24 खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की गई है प्रदेश सरकार के द्वारा। 149वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है आपको बताना है। 2275 रुपये प्रति क्विंटल, 2343 रुपये प्रति क्विंटल, 2379 रुपये प्रति क्विंटल या फिर 2415 रुपये प्रति क्विंटल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। धान के लिए गेहूं के लिए समर्थन मूल्य कितना है 2275 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं आज का 150वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए कोदो का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना निर्धारित किया गया है? किसका? कोदो का। कोदो, ठीक है। 3000 रुपये प्रति क्विंटल, 3200 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन नंबर सी है 3250 रुपये प्रति क्विंटल या फिर ऑप्शन नंबर डी 3300 रुपये प्रति क्विंटल। तो याद रखिएगा जो मोटा अनाज में जो कोदो आता है, कोदो के लिए समर्थन मूल्य कितना है तो 3200 रुपये प्रति क्विंटल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोदो के बाद अगर आपको कुटकी का भी जानना है, क्योंकि ये भी एक मोटा अनाज में आता है, मिलेट्स में आता है, कुटकी के लिए है 3350 रुपये। ठीक है, 3350 रुपये प्रति क्विंटल। और एक आखिरी याद रखिएगा रागी। ठीक है, रागी के लिए समर्थन मूल्य कितना है तो 3846 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, तो अभी तक हमने कुल 150 प्रश्नों का हमने एमसीक्यू देख लिया है इस करंट अफेयर सीरीज में। बाकी के 50 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें तब तक के लिए धन्यवाद।